So next is magnetic field due to current carrying toroid. Now what is toroid? Toroid क्या होता है हमारे पास? Endless solenoid in the form of ring. ये क्या होता है? एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. उसको क्या नाम देते हैं हम? टोराइड. तो आज हमने टोराइड जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो टोराइड के लिए भी अब जैसे हमने सोलेनॉइड के केस में क्या सिलेंड्रिकल शेप में शो किया था और सिर्फ हमने इनर व्यू लेना था तो टर्न्स को लिया था, राइट. तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं? ये आ गया हमारे पास एक्चुअल में ये इस शेप का होता है. ये आगे हमारे पास कोर ऑफ टोराइड और इसके ऊपर जो है वो हम तो ये आ गया हमारे पास टोराइड. एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग. कोर के ऊपर जो वाइंडिंग की होती है, ठीक है, दोनों टाइप की होती है. एयर भी होता है और दूसरा भी. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये हम ये वाली डायग्राम ले लेते हैं. ये आ गया कोर, ये इनर और ये आ गया आउटर. अब ये आ गए हमारे पास टर्न्स. ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास टोराइड. इसकी टर्न्स इस तरीके से ये लगी. अब ये इस पर से करंट पास कर रही है. ठीक है. यहां से बाहर आ रही है, यहां से एंटर कर रही है. ठीक है. तो ये हम डॉट्स ले लेते हैं. डॉट क्या हो गया? यहां से करंट जैसे बाहर आ रही है इधर से जा रही है, एंटर कर रही है. फिर नेक्स्ट से बाहर आएगी, यहां से एंटर करेगी.
ये वैसी डायग्राम है जैसे हमने कल सोलेनॉइड के केस में ली। ठीक है, ये आ गई। हमने एक सोलेनॉइड ले लिया हैविंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, IB current that is passing through the toroid. Now magnetic field is set up. अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी, क्योंकि टोराइड जो है वो सर्कुलर शेप का है इसकी, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसकी डायरेक्शन जब हम राइट हैंड रूट से ले सकते हैं, राइट। और जैसे ये आ गया, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये आ जाएगी। और किसी भी पॉइंट पे लेंगे दैट इज टेंजेंशियल टू द लूप। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, और ये जो एम्प्टी स्पेस होती है यहाँ पे भी क्या होगी, वीक होगी, और इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये सोलेनॉइड ही है, ये आ गया सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म, और इनसाइड, आउटसाइड वीक, नेग्लेक्टेड। जब हम इसको क्या कर देंगे, टोराइड की फॉर्म देंगे, तो ये आ गया सोलेनॉइड को एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो उस केस में क्या होगी, जैसे हम कहेंगे तो एक फिक्स एंटी, ये बाहर की सोलेनॉइड के केस में, या आउटर स्पेस जो ये बाहर, वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहां पे होगी, इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। तो हमें ये वाली डायग्राम चाहिए, ये डायग्राम नहीं चाहिए। Now let us consider a toroid having n number of turns per unit length. अब यहां पर लेंथ क्या होगी, 2 पाई r। तो r जो होगा, जो हम मीन, हम यहाँ पे जो भी रेडियस हम ले रहे होंगे, ठीक है, तो इसको बाद में लेते हैं हम। कंसिडर a toroid having n number of turns per unit length carrying current I, carrying current I, the magnetic field produced inside the core of the solenoid, inside the core of the toroid, in the form of concentric circles, in the form of concentric circles. ठीक है, in the form of concentric circles. The direction of the magnetic field is tangential to the concentric circles. Tangential to the concentric circles.
outside the toroid and in the empty space inside the toroid. Outside the toroid and in the empty space inside the toroid, the magnetic field is weak and neglected. अब हमने टोरॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम एक लूप ले लेते हैं जिसका मीन लूप कौन सी आ गई, ये सेंट्रल लूप ले लेते हैं, ये मीन लूप जिसका रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर, हैविंग रेडियस आर, मीन लूप। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज टेंजेंशियल टू द लूप, ये आगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो हमने पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लेंथ एलिमेंट लेते हैं डीएल, तो उसकी डायरेक्शन जब होगी क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, कंसीडर a circular loop of mean radius r, सर्कल लूप ऑफ मीन रेडियस r, जिसका रेडियस किसके बराबर है, r के बराबर। अब इस लूप पे जो मैग्नेटिक, ये हमने ले ली ये वाली, इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ एलिमेंट जो होंगे दे आर इन द सेम डायरेक्शन, एंगल क्या होगा 0, तो इसका लाइन इंटेग्रल लेंगे। देयरफॉर द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integral of magnetic field around the circular loop of radius r, around the circular loop of radius r, तो क्या होगा, इंटेग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू इंटेग्रल b dl cos 0, cos 0 होता है 1 b इंटेग्रल dl, और ये किसके बराबर होगा, b लेंथ, जितने भी इस लूप के ऊपर लेंथ एलिमेंट है सभी को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द सर्कल लूप जिसका रेडियस किसके बराबर लिया हमने, r के बराबर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पेयर circuital law, line integral of magnetic field b dot dl is equal to mu naught times the net current enclosed by circular loop of radius r। ये जो लूप है तो इसमें से सारी टर्म्स पास कर रही है, इसमें से कोई भी लूप लेंगे सभी से सारी टर्म्स पास करेंगी। सॉलिनॉइड में तो हमारे पास क्या था, यहां से हमने लूप लिए वही टर्म्स, लेकिन यहाँ पे कह रही सारी टर्म्स, तो यह आ गया हमारे पास इंटेग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ किसके बराबर है, n, और लेंथ यहां पे क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गई, n इंटू 2 पाई r इंटू करंट थ्रू ईच टर्न, नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द सर्कल लूप ऑफ रेडियस r, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर लूप की उसमें से पास कर रही, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ गया, n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और लेंथ जो है वो किसके आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r एंड I is the current passing through each turn. Now this is equation second. From first and second,
B इंटू 2πr इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट n इंटू 2πr I, कैंसिल होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किसके रह जाएगी, म्यू नॉट I n. Now this is the value of magnetic field inside the toroid. What is n? Where n is number of turns per unit length. तो यहाँ पे लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, जो हमने लूप ली है उसकी लेंथ ली जाएगी, जो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी. तो b जो है वो किसके ऊपर हो जाएगा, म्यू नॉट I n डिवाइड बाई 2πr. ठीक है, जैसे सोलेनोइड में हमने एंड पे लिया था पॉइंट, तो हाफ थी, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं, क्योंकि ये एंडलेस सोलेनोइड होता है इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग. अब इसमें जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम. आपको पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. तो हमने यहां पे देखा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन आर, रेडियस. बाकी तो कांस्टेंट है, म्यू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई जो है दैट इज द करंट, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम कोई भी लूप ले लें. 2π इज आल्सो कांस्टेंट. तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली रेडियस. तो हमारे पास अब जैसे ये हमारे पास टोरॉइड था, तो ये इनर रेडियस जो वो क्या है हमारे पास r1, और ये आगे आउटर रेडियस जो वो किसके बराबर है, r2. तो अगर यहां पे अगर पूछा जाता है, सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड V1 है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड V2 है, तो क्या होगा, हमने अभी देखा रेडियस, अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी. तो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कहां पे होगी, इनर कोर के पास, जो इनर कोर, जो रेडियस ऑफ द इनर कोर. ठीक है, और आउटर में वैल्यू जो है वो क्या होगी, मिनिमम. या सम टाइम आपको पूछा जाता है इनर और आउटर दोनों दिए हुए हैं, r1 भी दिए हुए हैं और r2 भी दिया, लेकिन सेंटर में हमें फाइंड करनी है. तो उस केस में हमें क्या लेना होता है, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2. तो उस केस में हमने मीन रेडियस जो वो कैलकुलेट कर लेना है, तो फिर यही फार्मूला जो हम यूज करेंगे. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में, तो मैक्सिमम होगी हमारे पास इनर और मिनिमम होगी यहाँ पे आउटर. बीच में एम्प्टी स्पेस और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. और इनसाइड द कोर, तो उसके साथ में मीन रेडियस जो वो लेना पड़ेगा. नाउ राइट डाउन, a coil wrapped, WRAPPED, wrapped around a toroid. A coil wrapped around a toroid has inner radius of 20.0 centimeters and an outer radius 25.0 centimeters. A coil wrapped around a toroid has inner radius 20.0 centimeters and outer radius 25.0 centimeters. If the wire wrapping makes 800 tons, and carries a current of 12.0 ampere.
what is the what are the maximum and minimum values of magnetic field? What are the maximum and minimum values of magnetic field within the toroid? इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये आ गया 20 इंटू 10⁻⁻12 -2 मीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मैक्सिमम के लिए फार्मूला यूज करोगे आप लोग μ0 I/N/2πr1, और मिनिमम के लिए फार्मूला हो जाएगा μ0 I/N/2πr2। अभी बताया आपको मैंने, क्योंकि इनर रेडियस के पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आ गया हमारे पास μ0 हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट इज 12, नंबर ऑफ टर्न्स 800 डिवाइड बाई 2 पाई कितना है R1 20 इंटू 10⁻⁻2 10। इसको सिंप्लीफाई करिए, और ये वैल्यू टेस्ला में आ जाएगी। सेम यहाँ पे भी 4 पाई इंटू 10⁻⁻12, करंट इज 12, नंबर ऑफ टर्न्स 800 डिवाइड बाई 2 पाई, एंड R2 जहां पे किसके रह जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2, और इसको आप चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा कि इनर जो रेडियस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ज्यादा होगी और आउटर में वैल्यू कम होगी। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है हमारे पास 9.6 इंटू 10⁻⁻3, और ये आ रहा है हमारे पास 7.68 इंटू 10⁻⁻3। चेक कर लो ना इसको। Another question, a toroid has, ये नोट करिए और ये खुद करना आप लोगों ने। A toroid has a core of inner radius 20 centimeters. A toroid has a core of inner radius 20 centimeters and outer radius 22 centimeters. Around which 4,200 tons, around which 4,200 tons of wire are wound. A toroid has a core of inner radius 20 centimeter and outer radius 22 centimeters, around which 4,200 tons of wire are wound. If the current in the wire is 10 amperes, if the current in the wire is 10 amperes, what is the magnetic field? First part, inside the core of the toroid. अब यहाँ पे इनसाइड पूछा हुआ है तो आपको मीन रेडियस लेना पड़ेगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। सेकेंड पार्ट, आउटसाइड द टोराइड, तो आउटसाइड क्या होगी? 0 होगी। एंड थर्ड पार्ट, in the empty space, in the empty space surrounded by the toroid, तो empty space से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इनसाइड पूछा था, तो इनसाइड के लिए हमें मीन रेडियस और मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाएगा, तो फिर हमने 2 रेडियस दिए तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने दी। Now next is force on a moving charge. Force on a moving charge in a magnetic field. Force on a moving charge in a magnetic field, in a uniform magnetic field. हमने ग्रेविटेशन में स्टडी किया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसकी जो फोर्स होती है यानी मास किसके ऊपर होती है, mg। अगर मास जो वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू। और चार्ज के केस में फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू QE, ठीक है। बट अगर हमारा चार्ज जो वो क्या है, रेस्ट में है, तो उस केस में उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि चार्ज जो ने कौन सा लिया, मूविंग चार्ज के ऊपर। स्टैटिक चार्ज में वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, 0, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम एक प्लेन ले लेते हैं, XY प्लेन, और ये आगे हमारे पास Z एक्सिस, ये हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं विच इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड सपोज अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v से एट एन एंगल थीटा विद किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये आगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल जो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन XY प्लेन एट एन एंगल थीटा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट ये जो फोर्स है ये क्या होती है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये जो फोर्स की वैल्यू है ये डिपेंड्स अपॉन, एक तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये चार्ज हमारा ये आ गया, एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कौन सा कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व करेंगे एंगल थीटा, तो ये v का थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो ये जो हमारे पास Fm इज द मैग्नेटिक फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू किसके, v। सेकंड चार्ज, थर्ड v sin थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगेन आई रिपीट, हमने यहाँ पे मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। नाउ लेट अस कंसीडर अ चार्ज q
positive charge q moving with velocity v in xy plane at an angle theta with the direction of magnetic field. Now the charged particle will experience force which is perpendicular to किसके परपेंडिकुलर होगी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारे पास. ये हमने देखा फोर्स हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. एंड दिस फोर्स जो है दैट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. कौन सा कंपोनेंट, v sin थीटा. इनको कंबाइन करते हैं तो Fm इज प्रोपोर्शनल टू QB v sin थीटा. ठीक है. और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो इसकी वैल्यू 1 रहती है, दैट इज QB v sin थीटा. और इस फोर्स को हम लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स का नाम देते हैं. दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स. और इसकी जो डायरेक्शन होती है वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्या जाएगा, क्यू बी क्रॉस बी. तो ये एक सिंपलेस्ट वे है जो आपको नॉर्मल बुक्स में मिलेगा, इस तरीके से रिलेशन लिया होता है. लेकिन एक्चुअल में जो है इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये क्या होती है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू किसके, वेलोसिटी. और दूसरा it depends upon the magnitude of charge, and third जो है component of velocity. तो जब इनको कंबाइन किया जाता है तो Fm is proportional to QB sin थीटा. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसको हम B से डिनोट करते हैं. B इज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और ये जो where V is constant of proportionality which is known as magnetic field, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम भी देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी नाम देते हैं. ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड. और बेसिकली इस केस में ये जो V है दैट इज द सीटोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम सीटोमैग्नेटिक फील्ड का नाम भी देते हैं. ठीक है. तो एक्चुअल में ये है, लेकिन ये आपने इसी तरीके से लेना. नॉर्मली जो आपको जितनी भी फंडामेंटल बुक्स देखोगे तो उसमें आपको इस तरीके से मिलेगा. ठीक है, बेसिक रिलेशन ये है. यहाँ पे V जो है दैट इज द सीटोमैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज है वो किसके बराबर होती है, दैट विल बी इक्वल टू Fm इज इक्वल टू QB V sin थीटा. Fm किसके बराबर होगा, Q into V क्रॉस B. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B. V हो गया वेलोसिटी वेक्टर, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. एंड इज गिवन बाय लेफ्ट हैंड रूल. इसको हम किससे लेते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल.
तो ये वाली जो फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ किसकी, चार्ज। यहां पे तो हम इसको वेलोसिटी ही लेंगे, मूविंग चार्ज, और ये थंब जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या इसको हम राइट हैंड पाम रूल भी ले सकते हैं, या अगर राइट हैंड पाम रूल, अब इस केस में क्या होगा, ये जो फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज दैट इज वेलोसिटी क्यू। और उस केस में जिस तरफ थंब पॉइंट कर रहे हैं, राइट, अब यहां पे इसको हम ऐसे, ये थंब, तो सॉरी जो पाम है, पाम जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये ऐसे आ जाएगा, दिस फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आगे हमारे पास चार्ज, मूविंग चार्ज की डायरेक्शन, और थंब की डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की। या लेफ्ट हैंड रूल से ले सकते हैं, स्ट्रेच द middle finger, forefinger and thumb of your left hand in a such a way that thumb is perpendicular to both these fingers, ठीक है, then this finger gives the direction of velocity, this gives the direction of magnetic field, और thumb जो होगा that gives the direction of force। अब ये पार्शियल चार्ज के केस में डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी, और अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो वो नेगेटिव है, ये चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये चार्ज पार्टिकल की फोर्स वेलोसिटी है v। तो पार्शियल के केस में फोर्स क्या थी, अपवर्ड, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव है तो उस केस में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव z एक्सिस। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये दिस एंगल इज थीटा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रख लेना है कि अगर v क्रॉस b चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस होगी। अब ये आप लोगों ने इस तरीके से देखना है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव x एक्सिस, और वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया जाता है दैट इज से अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, then force is along positive z axis, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस है, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस है, लेकिन चार्ज पार्टिकल नेगेटिव था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव z एक्सिस। क्लियर? तो ये माइंड में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्शन दी होती है, क्वेश्चन जब आपको दिया होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन दी अलॉन्ग z एक्सिस या x एक्सिस, तो आपको जब वो कैलकुलेट करनी है कि जो फोर्स होगी वो किस तरफ आएगी, पॉजिटिव z एक्सिस आएगी या नेगेटिव z एक्सिस आएगी। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y और z में दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी जब वो x और y में दिया हुआ है तो उस केस में अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव z एक्सिस, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव z एक्सिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं 1-2 मार्क्स में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो ये ध्यान रखना है। अब ये हमारा रिलेशन आ गया, Fm इज इक्वल टू Q
वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में कहीं पे। अब इसके केसेस, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट। सेकंड, एंगल, अगर एंगल 0 है या 180 है, मीन चार्ज पार्टिकल जो है दैट मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगेन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री एंगल पे या किसी और एंगल पे है, वो हम निकाल, तो 90 पे क्या होगी, फोर्स इज मैक्सिमम, क्यू बी बी साइन 90 इज 1, तो इन दैट केस फोर्स इज मैक्सिमम। अब हमारा यहाँ पे ये रिलेशन हमने निकाला, फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। नाउ हियर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके हो जाएगी, एफ एम डिवाइड बाई क्यू बी साइन थीटा। तो यहीं से हमारी टेस्ला की डेफिनेशन भी निकलती है कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी, जब 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन, चार्ज ऑफ 1 कूलम which moves with a velocity of 1 meter per second at right angles to the direction of magnetic field। तो ये आ गया हमारे पास टेस्ला की डेफिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने पीछे स्टार्टिंग में डिफाइन किया था मैंने, लेकिन टेस्ला इसका यूनिट लिया था, लेकिन इसके हमने डिफाइन नहीं किया था कि 1 टेस्ला किसके बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब किसी भी पॉइंट पे, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम moving with a velocity of 1 meter per second at right angle to the direction of magnetic field will experience a force of 1 न्यूटन। क्लियर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की यहीं से हमने डायमेंशन भी ले ली है, एफ क्या होगी फोर्स, U क्या चार्ज, V क्या वेलोसिटी एंड एंगल हैज नो डायमेंशन। तो इसको अगर आप करोगे तो ये डायमेंशन आएंगी आपकी m l माइनस 2 a माइनस 1, कैलकुलेट करके देख लेना इसको।